ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। आज आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज एक अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वो केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 और 22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाल ही में ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसियों ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक। वहीं ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अब अंतरिम जमानत दे दी है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लोकतंत्र में चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान की नींव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुनने का। आज जो सुप्रीम कोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है और 2 जून को केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना होगा। वहीं केजरीवाल की जमानत को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं और अब हम लोगों को ज्यादा ताकत मिल जाएगी। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज के हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ सपा से अश्वनी और अजितेश जायसवाल जी मौजूद है बीजेपी से, वहीं हमारे साथ मौजूद हैं सपा से भी अश्विनी मौजूद हैं और देवेंद्र नाथ तिवारी कांग्रेस से मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ आज के खास पैनलिस्ट हैं जिनसे आज हम बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर के। सबसे पहला सवाल हम पूछेंगे प्रताप जी से कि किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ अब होगा, क्योंकि बड़ी जमानत जो दी गई है, वो अंतरिम जमानत जो है वो केजरीवाल को दे दी गई है। अभिषेक जी, आपसे सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप चौथे स्तंभ हैं देश के जी। और जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था माननीय केजरीवाल जी के थ्रू कि शराब घोटाले में कोई मनी ट्रेल अभी तक नहीं मिला इनको, इन्होंने फर्जी में अभी हमारे मनीष सिसोदिया को अंदर रखा, संजय सिंह को अंदर रखा, उनको भी जमानत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, उन्होंने माननीय केजरीवाल जी को भी बेल दी, जिसका विरोध पुरजोर विरोध ईडी ने किया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई लोड नहीं लिया और उनको जमानत दे दी। आज पूरा देश हर्ष से व्याप है, कितने लोग हैं, आज गरीब, पिछड़ों, दलित सबकी आवाज बाहर आ चुकी है। 15 दिन के लिए ही सही, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर किया। जी, आज हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ है अभिषेक प्रताप सिंह, जो आपसे ही प्रदेश प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि खुशी की लहर है आप कार्यकर्ताओं में और अब लोकतंत्र के बारे में जो कहा जा रहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अब वो चीज नहीं हो पाएगी। अगला सवाल हम लेते हैं अजितेश जायसवाल जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी देखिए मैडम, एक भ्रष्टाचारी जेल से छूट के बाहर आया है
तो स्वाभाविक है उस भ्रष्टाचारी पार्टी कार्यकर्ता खुश होंगे। यही कार्यकर्ता संविधान में जब कोर्ट के माध्यम से, चाहे दिल्ली कोर्ट हो चाहे अन्य कोर्ट हो, जब उनको सजा देती है तो कहते हैं फैसले के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। मगर आज जब वही कोर्ट फैसला देती है, जमानत दे देती है, भाई वो कोर्ट का विषय होता है, भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं होता है। लेकिन आज ये कार्यकर्ता इस तरह खुश हो रहे हैं, बता रहे संविधान की विजय है। ये दोहरा रवैया पूरी दिल्ली की जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में बुरी तरह हराएगी इनको। दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करने वाली है। दिल्ली की जनता के जो पैसे, विकास का जो पैसा होता है तो उसका जो बंदर बांट करके, जो भ्रष्टाचार करके उसको घपलाबाजी किया गया है। केजरीवाल का जो चेहरा पूरे प्रदेश के सामने, पूरे देश के सामने आ गया है कि 15 दिन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो संविधान का अपना विषय है। मगर देश की जनता ने जान गया है कि केजरीवाल जी कितने बड़े भ्रष्ट है, उनकी पार्टी कितनी बड़ी भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार की पार्टी बताई जा रही है। जी जी, आज बीजेपी वालों के पेट में बड़ा दर्द है। इनको भ्रष्टाचार केजरीवाल दिखता है। ये चले जाइए बंगाल, शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी वाले मोदी चिल्लाते थे ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी, आज वो गंगा जल में धुल गए। चले जाइए आप पश्चिम बंगाल, वहां पे इनको कहां दिखता है भ्रष्टाचार? मणिपुर की हम बात करते हैं तो मुंह से आवाज निकलती नहीं इनके, इनको भ्रष्टाचार दिखता है। अरे कहां भ्रष्टाचार है? आप सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। आपके पास अगर 4 शब्द निकाल दी जाए, एक मुसलमान, एक अल्लाह ताला, एक जम्मू कश्मीर और एक पाकिस्तान, आपके पास राजनीति करने कोई मुद्दा बचेगा नहीं। आप अपने आप को चुनाव से अलग कर लेंगे अगर 4 वर्ड निकाल दिए जाए। आप बोलते भ्रष्टाचारी। मैं चैलेंज करता हूँ। अरे कितने भ्रष्टाचारी बने, जितने भ्रष्टाचारी हैं आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, आप सारे दूध जुड़ जाते हैं। अरे देखिए तो कम से कम अपना आईना देखिए एक बार। शराब घोटाले भ्रष्टाचारी था आप? शराब का नीति बनाने के नाम पे दिल्ली की जनता के साथ आपने गलत किया, कोर्ट ने आपको सजा दी है। कोर्ट ने कोर्ट ने जेल भेजा है। कोई कोर्ट ने सजा, आप पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। कोर्ट ने सजा नहीं दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये अभी कोई भी आपका जुर्म साबित नहीं होता है, और जब तक जुर्म साबित नहीं होता मुजरिम नहीं कहलाता है। आप ये जान लीजिए, अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। कुल मिला के कोर्ट ने सजा नहीं दी है। कोर्ट ने उनको रिमांड पे भेजा है, दिल्ली की कोर्ट ने उनको सेंट्रल जेल भेजा है। उसमें किसको रिमांड पे भेज दिया? कोई मनी ट्रेल मिला? ईडी तो अपना पूरा दम लगा के बैठी हुई थी, छूटने नहीं देंगे। कोई मनी ट्रेल मिला? की बात है कि आप लोगों को कोई एक पैसा मिला बताइए? मनीष सिसोदिया को बंद कर रखा है, कोई एक पैसे का घोटाला मिला बताइए? पकड़ी जाती है उसकी। लेकिन आपकी पार्टी में जो आता है सारे घोटालेबाज, अभी कल बीजेपी में चले जाए संजय सिंह, सारे घोटाले खत्म हो जाएंगे। केजरीवाल चले जाए, सारे खत्म हो जाएंगे। ऑपरेशन लोटस चला रही बीजेपी, इसके दम पे चुनाव जीतेगी। केजरीवाल जी कोई मुद्दा है बीजेपी में? कोई खतरा नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम के। जब से मुख्यमंत्री बने हैं आज तक दिल्ली में एक भी सांसद नहीं बना पाए अपना। केजरीवाल जी जब से राजनीति कर रहे हैं, इस बार पूरे की पूरी सीट आ रही है। आपका सफाया है, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, मोदी जी ने नारा देना बंद कर दिया है। 1.5 के अंदर सिमट रहे हैं आप। आपको क्या पता है? आप भ्रम में जी रहे हैं। पूरे देश की जनता एकदम तत्पर है, बम बम कर रही है, हर हर महादेव कहते हुए मोदी जी का नारा लगा रहे हैं। हर महादेव आप करते थे, हर महादेव तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन अंधभक्ति में नहीं जीते हैं। आप जान लीजिए, जमीन पे उतरिए, आप अपनी हकीकत बयां करिए, देखिए क्या स्थिति है बीजेपी वालों की। जमीन की हकीकत इसलिए एक सवाल का जवाब नहीं है। महिला सुरक्षा के नाम पे क्या कर दिया इन्होंने? एक भी भर्ती नहीं करा पा रही है, सारी भर्तियां पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवान 1 करोड़ रोजगार देंगे, अरे 10 लाख रोजगार दे नहीं पा रहे, 1 करोड़ कहां दोगे? 5 किलो राशन पे जिंदा रखना चाहते हो? ये तुम्हारे अटल जी ने कहा था अगर कुछ फ्री देना है तो शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो। ये शब्द अभी तक केजरीवाल ने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ, उसकी गारंटी यूज कर रहे हैं, मोदी गारंटी। जो अरे देना है तो फ्री, तुम दिल्ली में बिजली फ्री बांट रहे हो, यूपी में बांट दो। लाखों करोड़ एकदम बांटने की केजरीवाल ने करके दिखाया। जो स्कूल आपके यूपी में कोई स्कूल देख लीजिए और चले जाइए दिल्ली, वहां के स्कूल देख लीजिए, कितना बड़ा अंतर है। कोई है जवाब आपके पास? 4 जून को सारा अंतर आपको मालूम हो जाएगा। 4 जून को सारा अंतर मालूम हो जाएगा आपको। सारा अंतर आज ही कन्नौज में जनसभा हुई, माननीय संजय सिंह ने जनसभा की, लगभग 5 लाख की भीड़ आई, 5 लाख की भीड़। ये जनसैलाब बता रहा है कि मोदी जी जाने वाले हैं। जी ठीक है, जी ठीक आप अपने ये भ्रम हटा दीजिए। अभिषेक जी, जो भ्रम चल रहा है 400 पार, 150 के अंदर सिमट रहे हैं। अजितेश अभिषेक जी, कमेटी है अपना, बहुत हो गया। मोदी जी 75 साल के हो गए, उनको चुनाव चाहिए 18 साल के। एक एक करके बोलिए, थोड़ी बात सुनिए हमारी भी। इधर नहीं, कन्नौज की लोकसभा की बात हो रही, ठीक है, पहले मेरी बात सुन लीजिए, अभी वक्त है, डिबेट में वक्त है। आप सब लोग एक एक करके अपनी बात रखिए, कोई कहीं नहीं जा रहा। देखिए देश, मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट मुझे समय दिया जाए। देश की जनता
आम आदमी पार्टी के चेहरे को भपूरी जान चुकी है। दिल्ली में क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ रही है, कह रही कि हम और कांग्रेस भाई भाई हैं। अजितेश जी, दोनों तो वही बात भ्रष्टाचारी हो पार्टी गई ना बन कि चुकी देश है। में जनता का जो हाल हो रहा है वहाँ डिबेट में बैठ के वो हाल भी किया जा रहा है। किसी को बोलने का मौका तो दीजिए। आप अपने ही लाइन पर रहे अड़े हुए। हमारे साथ बाकी के 3 पैनलिस्ट हैं, एक एक करके सबसे जवाब लेते हैं, आपके पास वापस आते हैं। ठीक है अश्विनी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जिस तरीके से ये फैसले लिए गए हैं, लोकतंत्र की बड़ी जीत बताई जा रही है इसे। अश्विनी जी। जी निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है और अरविंद केजरीवाल जी जैसा विकास पुरुष जो एक समय में सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा के नाम पे देश में सरकार बनाते हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित साथी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल अगर भ्रष्टाचारी है तो प्रचंड बहुमत के साथ आपके हर राज्यों में सरकार बन रही थी और उसी समय 70 में 3 सीटें आपकी आती हैं, 70 में दूसरी मर्तबा आपकी सीट आती है 7। तो ये चीजें हैं जो इनको समझना होगा। और देश में बयार है विकास की, देश में बयार है 1 लाख प्रतिवर्ष पाने की, देश में बयार है युवाओं के रोजगार की। जो कांग्रेस ने गारंटी कैलेंडर दिया है ये असली गारंटी होगा और देश में सुई से लेके एरोप्लेन तक कांग्रेस ने बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी जानते होंगे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये डिबेट कर पा रहे हैं तो पूर्ववर्ती समय में इनके बाबा दादा जो रहे होंगे कांग्रेसी ही रहे होंगे। दूसरी बात कि अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने और आधे आधे करने की बात करती, जैसे इन्होंने कहा कि आपकी 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस कांग्रेस ले लेगी, आपके पास मंगलसूत्र 2 है तो 1 मंगलसूत्र कांग्रेस ले लेगी, तो सही बात है, आधा आधा तो होने वाला है। लेकिन ये कहना भूल जा रहे हैं कि जो 400 सीटों का वायदा ये कर रहे हैं, 400 में से 200 इस बार कांग्रेस लेने जा रही है और जब देश में 200 सीट कांग्रेस ले लेगी तो मेरा मानना है कि इस देश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जहां गरीब, शोषित, मजलूम, मजदूरों की बात होगी, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगातार धन में बढ़ोतरी की बात होगी, जहां रसोइयों की बात होगी, जहां 1 लाख प्रतिवर्ष की बात होगी, जहां रोजगार की बात होगी, जहां स्वास्थ्य की बात होगी, जहां ये बातें नहीं होंगी कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। आप ये बताइए, देश के 10 वर्षों तक आप जिम्मेदार प्रधानमंत्री रहे, आपके तरफ देश की निगाहें हैं, आप देश में ये बताना चाहते हो कि 10 वर्षों का आप रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? आपकी बात वहीं से पकड़ ली जाती है कि आप हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान पे आ गए, आपके लिए आपने कुछ किया नहीं 10 वर्षों में। दूसरी बात कि जब समाजवादी पार्टी और रिपोर्ट कार्ड है भाई साहब, लेके आया हूं मैं। अब बीच में हमने बोला नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी ये ब्लेम करते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, परिवारवाद और तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो उत्तर प्रदेश की सरजमी से देश की राजनीति में ये लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जो 7 समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग लड़ रहे हैं, 7 सीट तो निकलनी ही है और देश की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार से तय होनी है। आप लिख लीजिए, अगर आपके पास पेन और कलम हो, पेन और कॉपी हो तो आप लिख लीजिए कि 100 सीट उत्तर प्रदेश और बिहार मिला के आ रहा है और पश्चिमांचल और दक्षिण भारत की बात तो हम थोड़ी देते हैं। 400 हार के साथ आप विपक्ष की सरकार देखने जा रहे हो 4 जून को। 4 जून 400 हार। 4 जून 400 हार, ये बड़ी बात कही है अश्विनी जी आपने। ठीक है, रुक कर लेते देवेंद्र जी का। हमारे साथ तब से देवेंद्र जी भी बैठे हैं पैनलिस्ट पर। देवेंद्र जी, जिस तरीके से कन्नौज में ये चुनावी जनसभा की गई थी और काफी कॉन्फिडेंस देखा गया राहुल गांधी में, और इस बार उनका पूरा दावा है कि बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार रही है और ये हार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। देवेंद्र जी देखिए, अभी हाल ही में आपने जैसे सुना होगा, बयान आपने दिया होगा, बीजेपी के तमाम नेता, लल्लू सिंह जी हो, चाहे नवनीत राणा हो या तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ नेतृत्व है और हमारी पार्टी की सरकार ने कहा भी है कि भाजपा सत्ता में आएगी दोबारा तो हम खत्म करेंगे संविधान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान ये खत्म करेंगे। अपना संविधान तो ये लागू नहीं कर पाते हैं। सीए हो गया, एनआरसी जैसे मुद्दे हो गए, महिला सुरक्षा,
सही से लागू नहीं कर पाए हैं। देवेंद्र जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है, हम आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं। तब तक के लिए हम अजितेश जी से उनसे जवाब जान लेते हैं। अजितेश जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, पहली चीज तो मैडम, ये भ्रम में जीने वाले लोग हैं, इसलिए इन्हें देश की जनता लगातार पटकती है चुनाव में। जिस चीज का दम्भ भर रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता ने भाजपा को बुरी तरह 2 बार हराया, उसी दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बुरी तरह हराया। 2017 में 7-0 का मुकाबला हुआ, 2019 में 7-0 का मुकाबला हुआ। कहने का मतलब दिल्ली की जनता ने लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह से केजरीवाल जी को पटका है, बुरी तरह से केजरीवाल को नकार दिया है, पूरी तरह से कि आप देश को चलाने लायक नहीं है। दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से बता दिया कि देश चलाने लायक किसी स्तर पर नहीं है, देश के लिए मोदी जी पर्याप्त है। दूसरी बात, ये आज चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 200 सीट पे कांग्रेस आएगी। बड़ा आश्चर्य की बात होती है, जिस कांग्रेस के साथ दिल्ली में लड़ रहे हैं, दिल्ली में इनका अलायंस है कांग्रेस का, उसी कांग्रेस का पंजाब में जो है लड़ रहे हैं। इनके कैंडिडेट वहां, क्योंकि वहां पे जानती है मैडम, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां कांग्रेस कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो मोदी जी के बारे में नहीं बोलता, कांग्रेस के खिलाफ बोलता है कि यहाँ 1.5 साल में भगवत मान ने पूरा पंजाब का नाश कर दिया है। तो ये लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, दूसरे स्टेट में लड़ते हैं और देश की जनता को बेवकूफ समझ हमको वोट मिल जाएगा। तो ये भ्रम में जी रहे हैं। देश की जनता बहुत होशियार है, उसको पता है ये लोग किसी सूरत में सरकार बना भी लेंगे तो भी यही हाल करेंगे, एक मत हो नहीं सकते। अब मोदी जी देश को एक मजबूत सरकार दे रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार दे रहे हैं। अब मोदी जी के मैं इनको 10 साल का रिकॉर्ड बता दे रहा हूं। मोदी जी ने करोड़ों परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया है, इज्जत घर, बहुत सारे काम है, फ्लाईओवर है, हाईवे है। ये बताने लगे कि भाई साहब चुनाव में मैं, और दूसरी बात मैडम मैं बता दूं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 4 जून 400 हार। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कोई कांग्रेसी नेता लड़ने नहीं आ रहा है चुनाव। इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, इनको मनाते नामांकन का आखिरी दिन भी नहीं पड़ गया, एक दिन बचा था, फिर भी शहजादे मान नहीं रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, किसी तरह उनको मनाया गया और तब जाके एक शिफ्ट किया गया और सुरक्षित सीट, अमेठी से भी सुरक्षित सीट कोई हो सकता है तो रायबरेली ढूंढी गई हो कांग्रेस की तरफ से, और वहां उनको लड़ाने का काम किया गया है। बड़े मान मनोगे के बाद, उसके बाद उसमें दीदी नहीं मानी, प्रियंका दीदी तब भी नहीं मानी चुनाव लड़ने के लिए, मना कर दी अमेठी लड़ने के लिए। ये स्थिति है, आप समझ सकते हो उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है जब इनके सबसे बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो जो आम कांग्रेसी बेचारा लड़ रहा है, कभी जमीन पे जाके देखिए, ये भाड़े से भिड़ाई हुई भीड़ इन्होंने 2014 में जब 14 में केजरीवाल जी लड़ने आए थे बनारस, 5 लाख की भीड़ करके आए थे। सोनिया गांधी आई थी तो कांग्रेस प्रत्याशी 4 लाख की भीड़, 5 लाख भीड़ से कुछ नहीं होता मैडम। देश की जनता मोदी जी के साथ है, अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब की बार 400 पार का नारा नहीं है, ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, तो पब्लिक द्वारा जन समर्थन मिल रहा है हमें। ठीक है अजितेश जी। अभिषेक जी से अगला सवाल लेते हुए कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पंजाब में मोदी जी की बात नहीं होती है, अजितेश जी का ये कहना है कि पंजाब में मोदी जी की बात नहीं होती, कांग्रेस के बारे में बुरी बुरी बातें बोली जाती है और आम आदमी पार्टी को गालियां देती है जनता। अभिषेक जी। जी, पहले तो मैं भाई साहब की जानकारी को दुरुस्त करूंगा। आम आदमी पार्टी ने 3 बार हराया है दिल्ली में, 2 बार नहीं। दूसरी बात, अभी चुनाव हुआ था नगर निकाय का, फिर से पटकनी दी, और शायद इनकी बात सत्य मैं मानता हूं कि 400 जीतेंगे, लेकिन कैसे? आपको चंडीगढ़ का चुनाव याद होगा कि दिल्ली एमसीडी में पहले हम हारे भी थे, ये भी याद रखिए। कोई बड़ी बात नहीं है। मनोज तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, आप पूरी तरह एमसीडी में हारे भी थे। भारतीय जनता पार्टी है, आपको याद होगा, हमारे नेता संजय सिंह बोलते हैं कि आपको याद होगा बोकारो लक्ष्मण पार्टी ये है, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसको सजा हुई। एक पहला ऐसा नेता है जो रिश्वत लेते पकड़ा गया, सजा हुई। कैमरे के सामने धांधली ये करते हैं, चुनाव लूटते ये हैं, दंगा ये करवाते हैं और इल्जाम लगाते हैं किसी दूसरे पर। केजरीवाल ने आज तक कभी भी नफरत की राजनीति नहीं की। शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पे वोट मांगा, लोगों को फ्री बिजली दी, फ्री इलाज दिया, लोगों को उन्होंने काफी सारी यात्राएं कराई हैं, इस नाम पे वोट मिल रहा है। और भाई साहब आपको बता दूं, भाड़े की भीड़ कहाँ होती है? आपके स्टूल मंत्री याद है? उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, जहां से हारे बैठे हुए हैं। आप बात करते हैं केजरीवाल की। आक्षेप लगाने से पहले अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए, उसके बाद आप आक्षेप लगाइए। रही बात पंजाब की, आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि हम कांग्रेस को गाली देते हैं? हम अलायंस में हैं, हम अपना चुनाव खुद लड़ रहे हैं और हम गाली तो मोदी जी को भी देते हैं, क्योंकि जनता सब कुछ जान रही है। इस बार जनता 5 किलो राशन में नहीं आने वाली। मोदी जी कह रहे हैं कि चुनाव जिताओ, 5 किलो राशन 2029 तक
फ्री देंगे। अरे फ्री देना है, कम से कम शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, राशन से जिंदा रहेंगे। एक आदमी 5 किलो राशन से पूरी जिंदगी गुजारेगा, आपको पता है? लेकिन ये सिर्फ चुनावी वादे कर रहे हैं। ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये नौकरी पे बात नहीं करेंगे, ये महिला सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये सुशासन पे बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की, लोकतंत्र की हत्या की, और इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। ये चुनाव पूरी तरीके हार रहे हैं, बौखला गए हैं, और बौखलाहट में आदमी उलूल बकता है। मैं समझ रहा हूं कि आप 4 जून के बाद बक नहीं पाएंगे, आपका समय अंत है। आप बोरिया बिस्तर में बैठिए, जाइए, क्योंकि जनता जान चुकी है कि ये झूठे वादे, झूठे जुमलों से ठीक है, वाली नहीं है, ये आप जान लीजिए। ठीक है अभिषेक जी। अजितेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अभी 4 महीने पहले 3 राज्यों में चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। केजरीवाल जी वहां जाके बड़ी बड़ी गारंटी, बड़े बड़े वादे करके आए थे, लंबे चौड़े वादे, जो काम वो दिल्ली में नहीं किए थे, उससे बड़े बड़े वादे किए थे। इतनी बुरी तरह तीनों राज्यों की जनता ने केजरीवाल को पीटा ना, उसके बाद कोमा में चले गए थे। अरे क्या बात, डिबेट पे बैठ के ये हास्यास्पद बात करने से चुनाव थोड़ी जीतेंगे आप। जनता के बीच भरोसा होना चाहिए। और जो बार बार आप लोग कहते हैं ना कि हिंदुत्व की बात, आपको इतनी मिर्चा क्यों लगती है? राम मंदिर बनवाया जाता है तो मिर्चा क्यों लगती है? काशी का कॉरिडोर बनवाया जाता है तो मिर्चा क्यों लगती है? बताइए। महाकाल कॉरिडोर बनता है तो मिर्चा क्यों लगती है? विंध्याचल का धाम बनवाया जाता है तो लेकिन मिर्चा क्यों अजितेश लगती जी, है? राम मंदिर बन गया, उससे तो एक किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुद्दों को लेकर के सवाल पूछ लिया जाता तो क्या राम मंदिर बनने से रोजगार की समस्या खत्म हो गई है? बताइए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? ये सुनिए, सुन लीजिए मैडम, जो अयोध्या एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, आज राम मंदिर के बनने से वर्ल्ड क्लास का शहर हो गया है। इतने रोजगार हो गए, अभी जाइए होटल वालों भी इतना बड़ा कारोबार फैल रहा है, ऐसा नहीं है। आज कभी आप जाइए, दूसरी चीज सुन लीजिए, हमारा हिंदुस्तान हिंदुत्व एक परिवार का है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व की आबादी है, हिंदू समाज ठीक की है अजितेश जी, आप आबादी रोजगार रहती की है। बात कर रहे हैं, विपक्ष भी बाबा यही पूछता है कि किन रोजगारों की बात हो रही है। जरा आज इन विपक्षों की आप उनका मुंह बंद कर दीजिए। 5 रोजगार के नाम देखिए, रोजगार कैसे नहीं होता है? रोजगार आप बताइए, वहां पे आप होता चले है, जाइए, लेकिन आप रोजगार के नाम बता दीजिए। चलिए, मैं बता रहा हूँ कितने होटल्स वहां अयोध्या में पहले मालूम है, कोई ज्यादा तो होटलें नहीं होती थी, आज सैकड़ों होटलें हो गई हैं। आप कभी उनसे पूछिए, जिनके जमीन है, उनके जमीनों पे जो कभी रेंट पे नहीं दिए जाते थे, उनको जमीनों को रेंट पे लिया जा रहा है। अच्छा, बड़ी बड़ी 83% जो डेटा निकल के आया था, बेरोजगारी का जो डेटा निकल के आया था, वो सरासर झूठ है। होटल्स बनवाने से रोजगार की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। नहीं मैडम, मैं अयोध्या शहर की बात कर रहा हूँ। अयोध्या इतना डेवलप कर गया आज का। जो पेपर्स लीक होते हैं, जो पेपर्स लीक होते हैं, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा, उनको एक तरीके से वो कहते हैं ना, मिराज होता है, वो उनको दिखाई कुछ और देता है, हकीकत कुछ और होती है। पेपर लीक कराने वाले सारे गिरोह आज जेल में हैं। योगी जी की उत्तर प्रदेश में सख्त सरकार है। ये पूर्ववर्ती सरकारों के सिंडिकेट हैं, जिनका पेशा था लगातार पेपर लीक कराना। ऐसे सारे सिंडिकेट को समाप्त करने का काम योगी सरकार ने किया है। यदि कहीं पकड़ा गया तो आगे आने वाले समय में एकदम पारदर्शिता तरीके पेपर होगी। सरकार पूरी जवाबदेही है इसकी। आप देखेंगे कभी ये पेपर लीक कराने वाले गिरोह पकड़े नहीं हाल ही जाते में थे। नीट के पेपर लीक हुए थे, उससे पहले जो कांस्टेबल के पेपर लीक हुए थे उसे पता है। मैडम, उस स्टेट के पेपर में आप अखबार में पढ़िएगा, लगभग 7-8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 7-8 लोग से ज्यादा उस स्टेट के पेपर को लीक कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, गिरफ्तारी हुए और जेल में है आज के डेट में। ठीक है, जेल में है, कार्रवाई हुई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे पेपर लीक नहीं होंगे, आगे पेपर लीक के मामले नहीं सुनने को मिलेंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, गारंटी देश की जनता और प्रदेश की जनता भरोसा कर रही है। आज उत्तर प्रदेश किस में बात का माफिया राज भरोसा खत्म हो गया है। जितेश जी? किस बात का भरोसा? भरोसा है हर मैडम, सेक्टर में, हर फील्ड में हर पेपर तो लीक हो रहे हैं। वही बात करें लॉ एंड ऑर्डर की। हर पेपर लीक नहीं हुए मैडम, ये गलत आपकी बात है। जिम्मेदारी है। कोई ऐसा नहीं, सरकार चुप नहीं बैठी है। सरकार ने इन शिक्षा माफियाओं को पेपर लीक कर संरक्षण नहीं दिया पूर्ववर्ती सरकारों की तरह। सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है, इनके खिलाफ जम के कार्रवाई की है, सबको जेल भेजा है। सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला है। पूर्ववर्ती सरकार संरक्षण दिया करती थी ऐसे लोगों को। सरकार का 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सारे इस पेपर लीक कराने वाले गिरोह को जेल भेजा है उन्होंने। अच्छा, ठीक है अभिषेक जी, पेपर लीक मामले में कार्रवाई की गई है, जेल भेजा गया। नहीं मैडम, एक सवाल मेरा है, आप डाइवर्ट कर दिया गया मुझे। मैं बार बार ये लोग उठाते हैं हिंदुत्व पे कि आप हिंदुत्व, मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, क्या उन्होंने हमारे आस्था के नाम पे मजाक नहीं किया? आस्था से हमारे खिलवाड़ करने का काम नहीं किया?
हमारे किसी मठ मंदिर में एक तो ईंटा कहीं कांग्रेस, एक ईंट कहीं किसी कांग्रेस की सरकार रखी हुई, बता दीजिए। अगर आज मोदी जी की सरकार है, विकास के साथ साथ हिंदू आस्थाओं का भी सम्मान कर रही है, जो कभी कालखंड में हम एक विदेशी आक्रमणकारी जो है एक बाबर की बर्बरता पूर्वक हमारे मठ मंदिरों का नुकसान करता तोड़ता था, अगर आज उसकी भरपाई शासन सत्ता में हो रही, इसमें बुराई क्या है? इसमें किसी राजनीतिक दल को क्यों बुराई होनी चाहिए? सारे नेता जबकि वहां जाने के लिए परेशान है, राम मंदिर जाने के लिए कोई ऐसे दल का नेता नहीं होगा जो परेशान नहीं होगा, उसके परिवार के लोग गए होंगे वहां पे। अगर इस सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, नौजवानों के लिए काम कर रही है, तो भगवान के लिए भी काम कर रही है, हिंदू आस्थाओं का सम्मान कर रही है। कभी आप काशी विश्वनाथ मंदिर में कितनी तंग गलियां हुआ करती थी, आज इतना बड़ा कॉरिडोर बन गया है। कभी आप महाकाल उज्जैन जाया करते थे, कितना जगह कब आज इतना बड़ा भव्य, इसमें खुशी होना चाहिए। क्यों इसको मुद्दा बनाया जाता है? हम तो कभी नहीं कहते कि हमने राम मंदिर बनाया, हमको वोट चाहिए, हमने तो कभी स्टेटमेंट नहीं दिया, हमने कभी नहीं बताया। आज हमारा देश 114वें नंबर पे है, पता है आपको? हंगर इंडेक्स में हमको पीछे छोड़ने जा रहे हैं भुखमरी में। अरे भाई 55वें नंबर पे थे 2014 में, आज हम 155 नंबर पे हैं। और फर्जी आंकड़ों को प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको बना रहा है अंदर घुस के, लेकिन ताना साहब को कुछ पता ही नहीं है। ताना साहब को पता था हमारा देश का युवा 18 साल में नौकरी करेगा, 21 साल रिटायर होगा, और 75 साल के मोदी जी को मौका चाहिए। सरकार थी, दोनों प्रदेश की जनता ने कांग्रेसियों को उखाड़ के भारतीय जनता पार्टी को ले आई है। आप किस आधार पे ये कह रहे हैं कि देश में हमारी सरकार 2014 में राम मंदिर के नाम वोट मांगे, 2017 में राम मंदिर के नाम वोट मांगे, 2019 में राम मंदिर नाम वोट मांगे। कितनी बार राम मंदिर वोट मांगोगे? तब किसने कह दिया राम मंदिर के नाम पे? हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे भाई, क्या भ्रम है? आप लोग जब हारने लगते हैं चुनाव तो हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हो राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन ढूंढना होता है तो देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिनका नाम है उनको आप परिचय कराओगे क्या? आप ये क्या तय करना चाहते हो कि देश में दूसरा हिटलर पैदा हो गया क्या विश्व में? आपने जब बात करी, आपकी 10 वर्षों की सरकार जो रही, बात ये होनी चाहिए कि आपने काम कितने किया, आपने रोजगार कितने दिया, आपने कहा था। आप वही की बात सुनिए, मैं सुन लीजिए भाई साहब, आप सुनते भी नहीं है ना। हमने पिछले 10 साल में 50 करोड़ परिवारों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है, बैंक में उनके खाते खुलवाए हैं ताकि डायरेक्ट सरकार का पैसा उनके खाते में आ जाए। सुन लीजिए, बोलिए, मैं 2 मिनट में लूंगा। 12 करोड़ परिवारों को किसान सम्मान निधि के तहत हमने उनके खाद बीज के लिए किसानों को सहायता की है, किसानों की मदद की है। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना के स्वास्थ्य बीमा दिया उनको, स्वास्थ्य उनके गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए 10 करोड़ परिवारों को दिया गया है। 12 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना का सिलेंडर दिया है, गरीब महिलाओं को जो धुएं में बेचारी नीचे आग धुएं में। ऐसे सुनिए तो हमारे काम का सुनेंगे नहीं, रखा हुआ है 2014 सिलेंडर 400 का था, आज 1100 रुपए का है। परिवारों को महिलाएं कहां से जाकर गैस भरवाएं? 2014 में पेट्रोल था 50 रुपए का, आज 100 रुपए का है। कहां से जाके कर रहा है? महंगाई चरम सीमा पे बैठी हुई है। आप बात करते हो उज्ज्वला योजना की, जरा एक बार झांक के देखिए, जमीनी हकीकत पता है आपको? उस सिलेंडर में दोबारा गैस नहीं भरी गई है। भुखमरी की कगार पे आप 5 किलो राशन में जिंदा रखना चाहते हैं और आप बात करते हैं उज्ज्वला योजना की। कभी हकीकत में आई है? जो 80 करोड़ उन परिवारों को, आपको तो ये पता नहीं होगा कि राशन बटा कब है। क्या मोदी जी ने शासन में आते ही राशन बांट दिया? मोदी जो 2014 में सत्ता में आए थे, राशन की योजना 2020 में चली है कोरोना काल के बाद। आप लोगों को तो पता ही नहीं है। पहली सरकार जिसने दूध दही पर जीएसटी लगाया है, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। अब बच्चे को दूध पीने के लिए भी समस्या है, पढ़ाई पर जीएसटी लगा दिया, शिक्षा बजट को घटा दिया। आप ये क्यों भूलते हैं? अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये मोदी जी का नारा है। 4 जून को आपके पास है कोई जवाब? सारी बातों का जवाब 4 जून को परिणाम में मिलेगा जब देश की जनता सारी बातों का जवाब 4 जून को मिलना वो दूसरी बात है। पहले जो यहाँ पर आपके ऊपर सवालों की जो बौछार है उसका जवाब आप दे दीजिए। 4 जून को तो मैडम एक लोग देने नहीं देते ना, दोनों लोग बोलने लगते हैं, ये लोग देने नहीं देते। तब से आप बोल रहे हैं, अब वो लोग बोल रहे हैं तो सवाल तो करेंगे ना। नहीं, जैसे ये कह रहे हैं कि दूध और दही में लगा, इनको ये नहीं पता है। सुन लीजिए मैडम, जो किसान है, दूध सुनिए, जो किसान है ना, किसान दूध लाके डेयरी बेचता, उस पर जीएसटी नहीं लगा है। जो कंपनियां दूध की हैं, सुन लिया भाई साहब, हम बतियाएंगे। ठीक है,
अजितेश जी की सुन लेते हैं। अश्विनी जी, अभिषेक जी, एक मिनट, अजितेश जी की सुन लेते हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। उनकी कंप्लेन है कि हम लोग उनकी बात नहीं सुन रहे। जैसे इन्होंने एक झूठा आरोप लगाया कि दूध दही पर जीएसटी है। भाई साहब, इनको मैं बता दूं, जो किसान अपना आता है दूध निकाल के सुबह बेचता है घरों में, वहां जीएसटी नहीं है। ले जाके डेयरी बेचता, वहां जीएसटी नहीं है। जीएसटी जैसे अमूल ब्रांड हो गई, दूध बेच रही है, दूध को दही पैकेट बना के उस पर जीएसटी है। पहले इनको सही तो पता ही नहीं है कि जनता गुमराह करना चाहते हैं। अगर भाई आप किसान से दूध लेके उसका व्यापार करो तो जीएसटी तो लगेगा ही। किसान सीधे लाके डेयरी दे रहा है, उस पर जीएसटी नहीं है। आप पता कि नहीं, गाँव, हम तो गाँव में रहते हैं, दूध हम पैकेट का भी दूध लेते हैं शहर में, गाँव में अपने घर में ऐसे दूध लेते हैं। तो जनता को गुमराह करके आप सारी बातें यही क्लियर कर दे रहा हूँ। आप आधी अधूरी जानकारी देके सोच रहे जनता को गुमराह करके ठीक है अजितेश जी, अभिषेक जी की भी सुन लेते हैं। आपने बोल लिया, अब अभिषेक जी की भी सुन लेते हैं, एक मिनट। ठीक है अभिषेक जी। देश का शिक्षा बजट इन्होंने कम कर दिया। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो इंडिया बढ़ेगा। सबसे बड़ा स्कैम इन्होंने किया है। मैं बोल रहा हूँ, मैडम बोल रहा हूँ। जवाब इनके बाद मोदी जी, महिला सुरक्षा की बात जवाब सुन लीजिए भाई साहब, देखिए जवाब सुनिए। अजितेश जी, अभी तक आपने अपनी बात रखी, हमारी बात इन्होंने शिक्षा की बजट में, मैं बोल रहा हूँ ना इन पे शिक्षा पे। एक 265 मेडिकल कॉलेज मोदी सरकार ने बढ़ी है। पिछले 10 साल में 265 मेडिकल कॉलेज बढ़ाए गए हैं। एक मिनट मेरी बात। हाँ, एक 18 जिले में बढ़ाई गई है। ठीक है, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे थे। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक मिनट बोलिए अश्विनी जी। मैम, जब इन सम्मानित साथी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बना दिए गए, विश्वविद्यालयों का विस्तार कर दिया गया, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, जो जिस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार रक्तपात हो रहे हैं, जामिया इस्लामिया में लगातार रक्तपात हो रहे हैं, फीस में लगातार 200 गुनी की बढ़ोतरी कर दी गई। जो आज के समय में मूल मुद्दा ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप 400 पार की बात करते हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। देश में बात होनी चाहिए कि आपने महंगाई को कितना कम किया, देश में ये बात होनी चाहिए कि आपने रोजगार कितना दिया, देश में ये बात होनी चाहिए कि आपने कितने IMF कितने आपने फीसों में कमी करी। देश में एक तरीके का नैरेटिव ये खड़ा कर चुके हैं, हिंदू बनाम मुसलमान। बस इसी पे इस चुनाव को लेकर के जाना चाहते हैं। और मेरा तक मानना है कि अग्निवीर जैसी वाहियात योजना आ जाने के बाद जो देश प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश और 60,000 की नौकरी जो इन्होंने 60 लाख युवाओं को इन्होंने जो भ्रमित किया है, और देश में वाहियात योजना ला करके युवाओं को ठगने का काम किया, तरीका इस बार जवाब देने जा रहा है। और जब युवा जवाब देता है तो बड़े बड़े सरकारों की नसें फट जाती हैं। इसका उदाहरण जयप्रकाश नारायण बलिया की क्रांति के द्वारा दिया इन्होंने। बलिया की क्रांति जयप्रकाश नारायण ने जब बलिया से आरंभ करी तो इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई। फिर वैसे ही क्रांति की उम्मीद देश प्रदेश के युवाओं के जरिए है। और मेरा मानना है कि इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी मूल सवाल हैं। इस पे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता को बोलना चाहिए। और दूसरी बात कि जब ये कहते हैं कि अयोध्या में विकास के संसाधन खुले हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आपको जमीन पे जाके, अयोध्या तो आप अभी गए नहीं होंगे मंदिर बनने के बाद, वहाँ 200-300 परिवार ऐसे हैं जो 5 बार घूम चुका हूँ। मैंने उन परिवारों से जाकर के मुलाकात करी है। सुनिए पहले मालिक, वहां के परिवारों से जाके मैंने मुलाकात करी, वो उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आपने कहा कि अयोध्या के अंदर विकास के बयार बह रही हैं, तो मेरा मानना है कि आप पहले अपने कस्बे को सुरक्षित कीजिए। आपने ये कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपने ये कहा कि परिवारवाद का बोलबाला है, आपने ये कहा कि हमने मंदिर बनाया, ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन आप अपने 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं प्रस्तुत करते? आप ये क्यों नहीं बताते कि आप अपने बलात्कारी लोगों को कैसे संरक्षण देने का कार्य करते? अभी 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड है, 2 मिनट का समय निकालेंगे तो पूरी बता दूंगा आपको मैं। की वायरल हो रही है, इस पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? रवि किशन की जो नाजायज औलाद है वो आकर के समाज में उनसे विरोध के सुर बुलंद कर रही है और गोरखपुर में इंसाफ की उम्मीद कर रही है। तो ये ढेर सारी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाने की जरूरत है। देखिए क्या बोल रहे हैं अश्विनी जी, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं कि नहीं? अश्विनी जी, चैनल की एंकर हैं, तो आपको चाहिए कि लोगों की काले चिट्ठे को दिखाएं और तब जाके देश संतोषजनक जवाब ढूंढ पाएगा।
ठीक है जितेश जी, आप कुछ दिखा रहे थे स्क्रीन पर रिपोर्ट कार्ड। जी मैडम, मैं 2 मिनट लूंगा आपका। बिल्कुल। ये बार बार हमसे कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड नहीं बता रहे हैं, मैं रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहता हूं। मोदी जी ने 10 साल में, पिछले 10 साल में गैस कनेक्शन 18 करोड़ एक्स्ट्रा दिए हैं। 2014 के पहले पूरे देश में मात्र 13 करोड़ गैस कनेक्शन था। 2014 के बाद से अब तक 31 करोड़ गैस कनेक्शन हो गया, यानी कि 18 करोड़ गैस कनेक्शन पिछले 10 साल में बने हैं। एम्स पूरे देश में 2014 के पहले एम्स 6 एम्स थे, पूरे देश में 6 एम्स थे। लेकिन कनेक्शन बनने का ठीक है, कनेक्शन दिया वो ठीक है। मैडम एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर आप जो डिबेट करेंगे। मैंने मोदी जी ने 18 एम्स दिए हैं, 18 एम्स पिछले 10 साल में मोदी जी ने बनवाए हैं। आज पूरे देश में 24 एम्स है। 380 मेडिकल कॉलेज था 2014 के पहले, मोदी जी ने 265 मेडिकल कॉलेज एक्स्ट्रा बनवाए। आज 10 साल में 692 मेडिकल कॉलेज पूरे देश में है। यानी कि पिछले मैडम सुन लीजिए, मैं 4 पॉइंट और बता रहा हूँ। कंडीशन को देख ले, ये भी तो सुनिए। सुन लीजिए, मैं सारी चीजें करूंगा, सब पे डिबेट करूंगा। 37,000 किलोमीटर रेल मार्ग हुआ करता था, बड़ा है। पहले 21,000 किलोमीटर रेल मार्ग था, 21,074 रेल मार्ग, 21,000 किलोमीटर रेल मार्ग था, 58,000 किलोमीटर रेल मार्ग है आज के डेट में। कभी आपने देखा होगा डबल लाइन रेलवे की बिछ रही है? हमारे यहाँ खुद रेलवे की डबल लाइन दिल्ली टू पटना बिछ गई है। डबल लाइन कभी जिंदगी में नहीं हुआ था, हम लोग देखा ही नहीं था। 74 एयरपोर्ट मोदी जी ने बढ़ाया पिछले 10 साल में पूरे देश में। पहले 74 एयरपोर्ट था, आज 148 एयरपोर्ट हो गया है। आज अयोध्या में जैसा छोटे कस्बे में वर्ल्ड क्लास का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया मैडम। अब इनको चश्मा विरोध का है, मोदी जी का विरोध का चश्मा पहनने थोड़ी नहीं दिखेगा। 723 यूनिवर्सिटी थी 2014 में, पूरे देश में 749 यूनिवर्सिटी बनाई गई, नई यूनिवर्सिटी बढ़ा के आज 1472 यूनिवर्सिटी हो गई है। आईआईटी पूरे देश में 2014 के पहले 16 था। सुन लीजिए पहले 2014 के पहले पूरे देश में 16 आईआईटी था, आज 7 आईआईटी मोदी जी ने अपने 10 साल बढ़ाया है। 23 आईआईटी है। सुनिए, आईआईएम 13 आईआईएम था, मोदी जी ने 7 आईआईएम बढ़ाया, 20 आईआईएम है। 50,000 किलोमीटर पर डे हाईवे का निर्माण हो रहा है मोदी जी के शासन में। पहले 97,000 किलोमीटर था, 147,000 किलोमीटर हो गया है। क्या बात करते हैं, मोदी जी ने इतना काम किया ना। ऐसे चुनाव नहीं जीता मोदी जी ने, जैसे आप बड़ा धम्म भर रहे हैं कि केजरीवाल जी 3 बार दिल्ली में हराया है ना। इसकी जनता ने पूरे देश में 25 पार्टियों को कई बार हराया है। मोदी जी काम करने वाले नेता है, काम करके आए, इसलिए जनता ने उनको चुना के नाम वोट मांगो ना। 24 के चुनाव में फिर से चुनेगी, 4 जून को पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, अभिषेक जी कुछ कह रहे थे। आप 10 काम बता दीजिए, मैं मान लूंगा सरकार बनेगी। 10 काम बताइए बीजेपी ने 10 सालों में क्या किया है। मैं बिल्कुल बता रहा हूं। 24 घंटे बिजली है भाई साहब, 20 से 24 घंटे बिजली है गांव शहर में। पहले 10-12 घंटे हुआ करती थी। सबसे बड़ा काम है, हर घर जल नल के तहत सप्लाई दे रहे हैं घरों में। एक मिनट जो है 1.5 रुपया 1 रुपया यूनिट बिजली है, 8 रुपए यूनिट। कॉमर्शियल है 12 और 15 रुपए यूनिट। आप जान लीजिए कितनी बढ़ोतरी कर दी है, पता है आपको? विद्युत भी अब प्राइवेट करने जा रही है सब तो प्राइवेटाइजेशन देने जा रहे हैं, अडानी को देने जा रहे हैं। अडानी मित्र हैं, अडानी बात कर लें तो देश का दुश्मन। क्या अडानी का बिजनेस कांग्रेस सरकार में नहीं था क्या? क्या अडानी का बिजनेस 2014 मनमोहन जी की सरकार में नहीं था क्या? आप लोग मोदी विरोध में इतना विरोध करते हैं कि देश की जनता भी आपको चुनने से नकार देती है। कारोबार करने के लिए आप हर घर तिरंगा योजना ला देते हैं, प्लास्टर के सारे झंडे बिक जाते हैं। ये देश के साथ कितना बड़ा अपमान है। देश के तिरंगे को फूकने वाली पार्टी के साथ, पीडीपी के साथ आप गठबंधन में सरकार चलाते हैं। आप कितना देश का अपमान करते हैं। आप देश का अपमान तब करते हैं कि देश की सम्मानित महिलाओं, खिलाड़ियों के साथ जो बलात्कार और यौन शोषण की बात होती है, उसके बेटे को आप टिकट दे देते हो। आप देश में कुलदीप सिंह सेंगर को आप निष्कासित नहीं करते हो। आप कब महिला सुरक्षा की बात करोगे? जब मणिपुर में नंगा दौड़ा दिया जाता है, वो आपका परिवार नहीं है क्या? आप ये बताइए, परिवारवाद की बात करते हैं। चिराग आपकी भाषा शैली पूरी देश की जनता देख रही है, मुझे लग रहा है हंस रही होगी वो हंस रही होगी किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। आपकी पार्टी नहीं है क्या? आपके साथ पंजाब में जो क्या नाम है, सुखविंदर परिवार जो चला रहा है, परिवारवाद नहीं है क्या? परिवारवाद यहाँ जयंत चौधरी के परिवार में नहीं दिखता क्या? ढेर सारी बातें हैं जो अब आप समझ नहीं पाएंगे। आपको अध्ययन की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में राहुल गांधी को लॉन्च करने के चक्कर में आप लोग कितना परिवारवाद बयान सफाई देंगे। राहुल गांधी को बार बार जो लॉन्च करने की परियोजना बनाई जा रही है,
जितनी बार लॉन्च उनको उत्तर प्रदेश से किया जाएगा उतना बार फेल होंगे। अपने राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पाएंगे आप कभी। अपने खेमे में जाती थी, आप आपने कितना भी कितना क्या परिवारवाद किया? को बचाने का आप प्रयास करिए। कैलाश विजयवर्गीय को नहीं जानते क्या? आप पंकज सिंह और राजनाथ सिंह को नहीं जानते क्या? आप अमित शाह और जय शाह को नहीं जानते क्या? आप नहीं जानते हैं? आप अनुराग ठाकुर के पिताजी को नहीं जानते क्या? अजितेश जी, अच्छी बात है। देखिए मैडम, मोदी जी ने सदन में बोली थी, अब इनको पता ही नहीं है क्योंकि मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि कोई चीज सुनना नहीं। मोदी जी ने स्वयं लोकसभा के, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बोली है, यदि किसी का बेटा राजनीति में आना चाहता है, उसके पिताजी राजनीति में है, तो कोई बुरी बात नहीं है, आए, स्वागत है, वो भी सेवा करना चाहता है। मगर एक ही पार्टी, सुनिए भाई साहब, परिवारवाद क्या है? एक ही पार्टी के मुखिया वही हो, एक ही पार्टी पे कब्जा उसी का हो, पूरे पार्टी का मालिक वो हो, उसका बेटा, उसके दादा, उसके माताजी। अरे सुनिए, ये परिवारवाद का फर्क है, ये परिवारवाद का फर्क है, इस फर्क को समझना होगा। और देश की जनता मुझे लगता है बखूबी समझ रही है। लेकिन अजितेश अच्छा, जी, ठीक फिर है, ये अच्छा, कहां ठीक है, तक सही ठीक है, है ठीक कि बार बार ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देने के बाद आखिर विपक्ष उठा ही देता है? यहाँ भी तो मैडम, सुन परिवारवाद लीजिए एक देखने बात। को मिला है। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी बताइए, में प्रत्याशियों की कमी, उम्मीदवारों की कमी है, और उसके देखिए- बेटे को चुनना, कैसरगंज सीट से उसके बेटे को चुनना, जिसपे पहले से यौन उत्पीड़न का मामला है, जांच चल रही है, तो सवाल तो उठेगा ना। देखिए मैडम, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध नहीं हुए अभी तक, फिर भी उनसे जो है वो कुश्ती संघर्ष से भंग कर दी गई, नया चुनाव हुआ। आरोप ठीक सिद्ध है? की बात उनके करते हैं, ऊपर आरोप नहीं केजरीवाल सिद्ध पे जो हुआ किसी आरोप लगे, प्रकार संजय सिंह पे जो का। आरोप जी, लगे, हमारे मनीष पार्टी के सिसोदिया नेता पे है, सत्येंद्र जैन पे जो आरोप लगे, कोई सिद्ध नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो जेल में बंद किए गए। क्या ब्रजभूषण सिंह को जेल में 1 दिन की जेल हुई या नहीं? बताइए आप। आरोप लगे हैं ना, वही आरोप लगे हैं। अरे आरोप में कोई साक्षी नहीं है, कोर्ट में साक्ष्य होता तो उनको भी जेल भेज देती। कोई भारतीय जनता पार्टी का उसमें हाथ नहीं है, साक्ष्यों में कोई दमी नहीं था, साक्ष्य सिर्फ राजनीतिक रंजिश की वजह से लगाए गए थे। पॉलिटिकल हरियाणा की जो पहलवान है, एक गुटबाजी कारण के ऊपर लगाए गए थे। तो साक्ष्यों की बात करते हैं आप। आपके पेट में दर्द जा रहा है भाई साहब, शेर बाहर आ गया है, कम से कम 150 सीट लेके गिरेगा। ये तो कहिए, यही शेर को दिल्ली की जनता ने 7/0 दिखाया था 2014 में, 2019 में 7/0 दिखाया था। आया था यही शेर लड़ने पर, लौट के चला गया। वो शेर को अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य जनता ने पूरी तरह नकार दिया। शेर नहीं, बब्बर शेर बैठा है दिल्ली में मोदी की। चुनाव हुआ था, देश की जनता को बब्बर शेर की जरूरत है, शेर की नहीं। कैमरे के सामने वैसे दान नहीं करेंगे फिर भी जीत नहीं पाएंगे आप बिल्कुल जीत नहीं पाएंगे। दिल्ली की जनता नहीं, पूरे देश की जनता इस बार बीजेपी को भगाने के मूड में है, पता है आपको। आप भी देख के ज्वाइन करिए पार्टी। अच्छी बात है, आप अपनी पार्टी में ऐसा बोलेंगे नहीं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आप भी जानते हैं कि आप इस तरह की बात नहीं करेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा जो है। तो आप क्या कर रहे हैं जितेश जी? आप भी तो बोल ही रहे ना अपने पार्टी के लिए, इसमें क्या? मैं तो मैडम सच बोल रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। दिल्ली की जनता से, केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने स्पष्ट बता दिया कि देश चलाने लायक आप नहीं है। उन्होंने 2014 बता दिया, 2019 में बता दिया, 24 बताएगी। अभी भाई साहब जबरदस्ती विधानसभा चुनाव का, एमसीडी चुनाव का हवाला दे रहे हैं। बिना बताए हम नगर निगम मेयर चुनाव जीते हैं, बिना बताए जीते हैं। नगर निगम एमसीडी दिल्ली भाजपा भी जीती है, केजरीवाल जी की सत्ता रहने के दौरान जीती है। लोकसभा में 7/0 आप आ रहे हैं। आप अपना देखिए, बिना बताए 3 बार चुनाव जीत गए, विधानसभा का ऐसा ही जीत गए। 2 बार हार नहीं गया, एमसीडी में नहीं हार गए आप। अब हारे हैं, इसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? देश की, दिल्ली की जनता ने आपको देश चलाने लायक नहीं समझा। एमसीडी में हम हार गए हैं, एमसीडी में हम चुनाव हार गए हैं। क्या इसके पहले मनोज तिवारी जी जब अध्यक्ष थे, इसके पहले एमसीडी में चुनाव कौन जीता? पहले अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए, आपको पता है। आपको एमसीडी का चुनाव हम जीत चुके हैं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव था वो भी हम जीत चुके थे, लेकिन अरे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, इसके पहले वाले एमसीडी की। अभी हम, अरे पहले की छोड़िए, अभी की देखिए, अभी हम जीते बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी सीएम थे, सीएम रहते जीते हैं दिल्ली में हम। मनोज तिवारी जी ऐसे प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, हटे नहीं है, आज भी सीएम है, उनके रहते ही हमने एमसीडी का चुनाव जीता है। आज ही अच्छी बात है। और जैसे हमने एमसीडी का चुनाव जीता है, हम लोकसभा भी जीत रहे हैं। आप 7/0 हैं, जो रिंकिया के पापा है ना, ख्याली पुलाव जो है, देश की जनता ने
अच्छा तो मैं अजित तो जी, बहुत चीजें खयाली आपको पुलाव नहीं ये कैसे हुआ? आप कहते हैं कि आप 400 पार करेंगे 4 जून को, इनको आप हरा करके फिर से हैट्रिक लगाएंगे, वो खयाली पुलाव नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष देखिए कह रहा है हाँ, कि हाँ हम सुनिए, इस बार खयाली- आपको हराएंगे वो मेरा और कड़ी सुनिए, टक्कर के साथ मैडम- हराएंगे, तो वो खयाली पुलाव है। हाँ देखिए, अभी आप सही बात पॉइंट पे आई हैं। खयाली पुलाव मेरे शब्द क्यों नहीं है, क्योंकि हमने काम किया है। काम क्या अच्छा। किया है? जैसे हमने सेंट्रल विस्टा बनाया है। आजादी के बाद जो सदन एक बार बना था अंग्रेजों के द्वारा, हमने देश में, अपने देश की इस सरकार ने सेंट्रल विस्टा जैसी बड़ी चीज बना दी है, जो है जो दुनिया की ताकत देखती है तो एहसास करती है कि यार गरीब दिस इज के इंडिया। चीज क्या है ताकत जितेश जी? एहसास करती गरीब है। के लिए स्कूल सेंट्रल बना विस्टा को देते, देखिए आप, सुनिए पहले गरीब को मैडम, रोजगार दे चंद्रमा पे देते, हमने चंद्रयान भेज संविधान दिया, भवन में बैठने कौन चंद्रमा पे जाएगा? हमने चंद्रयान आपके भेज मंत्री दिया, या विधायक जाएंगे, हमने गरीब नहीं G20 की जाएगा। मेजबानी की गरीब को थी, जमीनी हक हमने दे G20 दिया। की मेजबानी की कितने थी। हॉस्पिटल तमाम बना दिया राष्ट्राध्यक्ष आए आपने? थे, उत्तर प्रदेश की अमेरिका से बात लेकर करिए। इंग्लैंड, चाइना, तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आए थे। हमने वंदे भारत ट्रेन चलाया, हमने, हमारा काम बोलता है मैडम। इसलिए मेरी बात खयाली पुलाव नहीं है, मेरी बात देश की जनता के लिए गारंटी है। कहाँ वंदे भारत हमने ट्रेन? स्मार्ट कितनी सिटी वंदे भारत बनाई, ट्रेन चला दी? हमने उड़ान और योजना ट्रेन में कर, कौन बैठ रहा हवाई है? जहाज बना, उसका किराया पता है आपको? हेलीपैड बनाया, मोदी जी ने कहा था कि हवाई एयरपोर्ट बनाया। चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज हमने बैठेगा। काम किया हवाई जमीन जहाज पे। तो छोड़िए, ट्रेन पर नहीं बैठ अभी पा रहा है। काम गिना दूंगा, समय नहीं आप देंगे बात भाई करते हैं साहब। ट्रेन की। अरे आप काम गिनाइए, समय की चिंता मत करिए, काम गिनाइए, बैठे हाँ तो सुनिए, आतंकी हमलों में कमी पहली बार आई है देश में। किसी आतंकी संगठन की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, अब देश में आतंकी हमला कर दे। नहीं, ये संसद भवन में आतंकी घुसाए थे, देश की संसद भवन में आतंकी हमला हुआ तो पूरा देश परेशान हो गया था। ये फर्क है इस सरकार में। 2 करोड़ महिलाओं को हमने स्वयं सहायता से, समूह के माध्यम से उनको लखपति दीदी बनाया है। उन गरीब महिलाओं को जो बेचारी घर में रहती हैं, इतना बड़ा रोजगार देने का काम इस सरकार ने किया है। कोरोना काल के बाद जहां पूरे देश की, सुन लीजिए भाई साहब, पूरे देश की व्यवस्था चरमरा गई थी, पूरे वर्ल्ड में व्यवस्था बड़े बड़े कंट्री चरमरा गई थी। मोदी जी ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन पे काम हुआ था, 200 करोड़ वैक्सीनेशन देश में लगे थे। 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई जो आजादी के बाद पहुंची नहीं थी। 70 सालों में गांव में बिजली नहीं वही पहुंची थी। वैक्सीन अब हमने वापस काम में तो किया आ है। गई है मार्केट से। ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट अटैक, पता नहीं क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं। मैडम सुन लीजिए, देश का युवा ये वैक्सीन से मर रहा मोदी जी है। के खिलाफ इनको वैक्सीन बहुत पड़ी पहले हुई। प्रोपेगेंडा कोरोना फैलाया जा रहा है। कोरोना काल पूरे में देश को आपातकालीन वैक्सीनेशन सब हुआ है, कुछ कहीं बंद कुछ कर नहीं दिया, है। कितने लोग लाइन में लग के मर गए। एक आपातकालीन फैलाया जा रहा है नोटबंदी कर दी, देश में मोदी जी लाइन के में लग खिलाफ के जो मर है। गए। कुछ उससे हुआ? क्या फायदा हुआ? कितनी फंडिंग आपने रोक ली? अरे टेररिस्ट को आप लोग, आतंकवाद आप लोग पैदा करते हैं, दंगे आप लोग करवाते हैं। सरकार आपकी, दंगे नहीं हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी पाकिस्तान और इंडिया के नाम पे, ये आप लोगों का काम है। नफरत की राजनीति करना सिर्फ आप लोगों का काम है, बीजेपी वालों का काम है। हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम स्वास्थ्य पे करते हैं, शिक्षा पे करते हैं, उस पे राजनीति करते हैं। हम नफरत राजनीति नहीं करते हैं, आज जान लीजिए आप। और रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर में पूरे देश को आस्था है, पूरे देश का गर्व है। आप राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते क्यों हैं। तकलीफ आप काम होती के नाम है? वोट मांगे क्यों ना? तकलीफ जैसे होती है राम केजरीवाल मंदिर मांगता बनने है। पे? क्यों इतनी तकलीफ होती है राम मंदिर बनने पे भाई आप लोगों को? पूरे विपक्षी पार्टी तिरमिला जाते हैं राम ये मंदिर के आपको नाम पे। लगता है तकलीफ होती है? ये आपको लगता है? हमारे केजरीवाल जी राम मंदिर बना, दर्शन करने गए, ये आपको लगता है? बिल्कुल जाएंगे, आप सिर्फ स्वागत है, आपके सब पास जाएं। मुद्दा है, फिर क्यों टीका राम टिप्पणी मंदिर, करते हैं इस राम बात पे? मंदिर, क्यों राम मोदी जी मंदिर, पर इलेक्शन लगाते हैं, मंदिर बना दिया? अरे पाकिस्तान, मोदी जी ने तो पूरे देश के आम जनमानस का दिल जीत लिया मंदिर बना के। मुसलमान, और कोई मुद्दा आपके पास नहीं है। कोई मुद्दा बताइए, आप काम गिनाइए ना अपने काम के नाम। अरे ये तो हमारा मुद्दा ही नहीं है भाई, ये तो हमारे मुद्दे भी नहीं है, हम तो इसको गिनते ही नहीं है। हम तो अपने काम गिनाते हैं, योजनाएं गिनाते हैं, गरीबों के लिए चलाइए, किसानों के लिए चलाइए, नौजवानों के लिए चलाइए। हम तो अपनी योजनाएं गिनाते हैं, काम गिनाते हैं। मांगते हैं। आज ग्लोबल पावर के रूप में पूरे देश में भारत की छवि मजबूत हुई है, ये हमारा काम है। मोदी जी जैसा नेतृत्व करते हैं, हमने काम किया है, हम काम गिनाते हैं अपना। बताइए, आप काम गिनाए जा रहे हैं, अरे काम तो बताइए, कौन सा काम कर दिए? कौन सा काम कर दिया? वो तो बताइए ना, कौन सा काम किया? कितने रोजगार बता बांटे? तो रहे, हमने कितनी नौकरियां दी? 50 कितने पैसे खाते में आए? उन्होंने बताइए। नौकरियां दी, हमने 10 लाख से ज्यादा नौकरियां थी, केंद्र सरकार की नौकरियां 10 लाख से ज्यादा दी, सारी उत्तर प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हमने। सुनिए, हमारी सरकार में बेशक नौकरियां कम मिली हो, मगर हमने 1 रुपया किसी से नहीं लिया है। निःशुल्क नौकरियां दी हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। पूर्ववर्ती सरकार में 10 लाख 15 लाख रुपए रेट पे होते थे, उनकी नौकरी चले जाए। 55 लाख फॉर्म सिर्फ उत्तर प्रदेश में भरे गए, 200 करोड़ रुपए आपने कमा लिए, चुनाव भर का काम आपका हो गया। बेचारे वो क्या करें, जो गरीब माँ बाप के लड़के घर से गेहूं बेच के, चावल बेच के यहाँ पढ़ने आए थे, तैयारी करने आए थे, उनका पेपर लीक हो गया, उसका जिम्मेदारी कौन भरेगा? कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसका जिम्मेदार कौन होगा? है कोई जवाब आपके पास?
आपने पेपर लीक करा दिया। वो बच्चे क्या करें? जिस गरीब बाप ने अपने घर से 2 कुंटल गेहूं बेच के पेपर लीक कराने वाला गैंग पूर्ववर्ती सरकारों की सिंडिकेट था। अब जाके उस पे कार्रवाई हो रही है, सब खत्म हो जाएंगे। जिस तरह उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया है, आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। लौट आएगा। ठीक है, कौन हुआ? युवा हुआ, ठगा कौन? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे मुद्दे की चर्चा का टाइम समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुद्दे की चर्चा पे बातचीत करने के लिए। तो आज ये फैसला हुआ है जहां लोग इस फैसले से लोकतंत्र की बड़ी जीत बता रहे हैं। वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि अंतरिम जमानत के बाद अब केजरीवाल चुनाव प्रचार करेंगे और ऐसे में सुनीता केजरीवाल भी उनका साथ देती हुई नजर भी आएंगी। और अब नरेंद्र मोदी आत्मचिंतन करने की स्थिति में है और अब किस तरीके की राजनीति करेंगे, इस पर सवाल अब उठ रहे हैं। और अब गठबंधन की मजबूती और एकता को देखने को भी मिलेगा। और विपक्ष यानी कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कन्नौज में आज जनसभा के दौरान ये दावा किया है कि बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार रही है और उत्तर प्रदेश में ही यूपी को बहुत ही बुरी तरीके से अब हम हराएंगे, ये कॉन्फिडेंस देखने को मिला है। और वहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है, लेकिन उन्हें कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। जी हां, आपको बता दें कि इसी के साथ 2 जून को दोबारा जेल भी उन्हें लौटना होगा, उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। बता दें कि जिन शर्तों में उनका ये शुमार है, सबसे पहली शर्त की बात करें तो उनमें 50,000 रुपए का मूसलका भरना होगा। केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसको भी लेकर के मामले में अपनी भूमिका पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपने इस बयान का पालन करना होगा कि वो किसी भी आधिकारिक फाइल पर तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक कि मामला उपराज्यपाल से मंजूरी हासिल करने जितना जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय भी नहीं जाएंगे। वो किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकेंगे और मामले से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों को भी नहीं देख सकेंगे। मुद्दे की चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए केकेडी न्यूज, दीजिए इजाजत।